नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए तथा साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान अध्ययन को देख रहे हैं। और समान अध्ययन में सबसे पहले हम जो है कि भारतीय संविधान को देख रहे हैं। भारतीय संविधान में हम इसके पहले 2 चैप्टर देख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने पहला सवाल है। देखिए पहला सवाल कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया था। तो आप लोग इस प्रश्न पर विचार कीजिए। मैं आप सबके सामने सारे विकल्प रख रहा हूँ। देखिए पहला विकल्प है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पूछ रहा है कि इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था। तो इसका जो सही जवाब साथी वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधान है। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। इनका भी ये संविधानविज्ञ थे सुभाष कश्यप जी। तो इनके भी कथन के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने भारतीय संविधान पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा है। तो इनका भी कथन हमको आपको याद रखना है। इन्होंने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो यहाँ से आपको 2 सवाल मिल गए। 2 स्टेटमेंट से 2 सवाल बन सकते हैं, जिसका एक हमने कर लिया और दूसरा जो है कि याद रख लेना हमको आपको कि सुभाष कश्यप जी ने भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा है। अब देखिए अगला सवाल आप सबके सामने कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। तो इसका सही जवाब है साथियों यूएसए के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में जो है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि उपबंध भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो जब आप भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से वैदेशिक स्रोत से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो उनमें से आप जानेंगे कि फंडामेंटल राइट, इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब देखिए अगला सवाल है आप सबके सामने कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से साथियों समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये मूल अधिकार न होकर के ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये प्रावधान है। तो इस तरह से यही विकल्प सही होगा। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में समाहित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये केस याद रखिएगा। ये किस केस में ये फैसला आया था? ये आया था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में। ये निर्णय आया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है, वरन संवैधानिक लक्ष्य एवं अधिकार है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 और 23 में इसका प्रावधान है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में इसका प्रावधान है। और कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में जो पूरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 का बात वो ये है कि कानून के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो इस तरह से रहे ये 3 प्रश्न। बाकी हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आप सबके सामने कि
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? तो ये है, विकल्प दिया है कि अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। तो इसका जो सही विकल्प साथी वो है अनुच्छेद 17। देखिए, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यह घोषित किया गया है, यह घोषित करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कि अस्पृश्यता से उपजी कोई निर्योग्यता विधि द्वारा दंडनीय होगी। इसके अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा, यद्यपि इसने अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया है। अगर ये आपसे सवाल बने कि अस्पृश्यता की परिभाषा या अस्पृश्यता क्या है या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, और वहाँ पर अनुच्छेद 17 दिया रहेगा, तो मत मानिएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि अस्पृश्यता को आचरण में नहीं लाया जाएगा, और आचरण में लाया जाएगा तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप अस्पृश्यता आचरित करेंगे तो वो उसका मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन अस्पृश्यता की परिभाषा कहीं नहीं दी गई। जिस तरह से भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है, उसी तरह से अस्पृश्यता को नहीं परिभाषित किया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखिए ऊपर देखा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, और जबकि यहाँ पर इन्होंने जो दिया है वो दिए हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 में है, जबकि यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 तथा 24 में दिया गया मूल अधिकार है। अनुच्छेद 23 जहां मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, वहीं अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के कारखानों या खान आदि में नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्र अधिकार हैं। शेष विकल्प जो है कि सुमेलित हैं। अब चलिए अगला सवाल है आप सबके सामने कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अब देखिए, पहला जो कथन दिया है, फिर उसके बाद कूट। तो पहले कथन आप पढ़ लीजिए। कथन में दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। और कथन 2 जो है वो ये है कि भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, केवल एक सही है या केवल 2 सही है या 1 और 2 दोनों सही है या न तो 1 और न ही 2 सही है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों के किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। इसके अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं जो मादक द्रव्य का होगा। उसके लिए आपको जब तक भारत सरकार से लाइसेंस नहीं मिल जाएगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं वो हैं, लेकिन वो देखने के पहले हम आपको बता रहे हैं इससे संबंधित जो सवाल आए हैं, देख लीजिए। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि एक तरफ मौलिक अधिकार दिया है और दूसरे सूची में दे दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मतलब कौन सा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित है, दिया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और वाक स्वातंत्र्य का अधिकार अनुच्छेद 25 और फिर उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32 और
जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके सामने दिया है अनुच्छेद 13। अब देखिए यहाँ पे ये कूट चुनने को दिया है कि कौन किससे सुमेलित है। तो आप देखेंगे कि जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18, तो इस हिसाब से ए का 1 हो जाएगा। तो देखते हैं ए का 1, देखिए ऑप्शन ए और सी में मिल रहा है। अब और आगे देखते हैं वाक स्वातंत्र्य का अधिकार। तो वाक स्वातंत्र्य का अधिकार आप जानते हैं ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका प्रावधान है। तो यहाँ पे ये कोई नहीं, कहीं नहीं दिया है, तो इस तरह से ये प्रश्न में दिया हुआ डेटा जो है वो अपर्याप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे विकल्प इसमें से देखिए गलत हो जाएंगे, इसमें से सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, और वाक स्वातंत्र और वाक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, वो अनुच्छेद 19 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 25 का इसका हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सी का 2 से, और संवैधानिक उपचार जो है कि डी का हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पर यही जो अनुच्छेद 13 दिया है, अगर अनुच्छेद 13 की जगह यह अनुच्छेद 19 रहता तब जो है कि यह सवाल पर्याप्त माना जाता। इस तरह से इस सवाल में दी हुई जानकारी अधूरी है, लेकिन जो किसका किससे संबंध है वो हमने आपके सामने जो है कि रख दिया। देखिए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, और वाक स्वातंत्र का अधिकार अनुच्छेद 19, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है, मतलब कि जिसमें ये कहा गया कि बच्चों का शोषण नहीं होगा। अनुच्छेद 19 वाक्य में अभिव्यक्ति है, ये तो नहीं है। अनुच्छेद 17 ये तो अस्पृश्यता से संबंधित है, ये भी नहीं है। अब आपको चुनना है कि अनुच्छेद 23 और 24 में से कौन सा है, क्योंकि दोनों है, दोनों में ही प्रावधान शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधान की बात कही गई है। अब आपको चुनना बच्चों के शोषण के लिए कौन सा अनुच्छेद निषेध करता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है अनुच्छेद 24। चलिए इसकी व्याख्या मैं आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। कितने वर्ष से कम बच्चे को? 14 वर्ष से कम बच्चे। इस प्रकार यह अनुच्छेद बच्चों के शोषण का क्या करता है? निषेध करता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है। पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें समस्त मानवाधिकार जो है कि सम्मिलित हो जाते हैं, जब उसको व्यापक तौर पे पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो बात है अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 19 की, या अनुच्छेद 21 की, या अनुच्छेद 23 की। तो ये जो बात है ये है अनुच्छेद 21 की। अब देखिए इसकी व्याख्या में देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशद रूप से व्याख्यायित किया गया है। इसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार शामिल हो गए हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के तहत जो है कि विदेश जाने का भी अधिकार है आपको, एकांतता का अधिकार है आपको, ये सब अधिकार जो है कि राइट टू प्राइवेसी जिसको कहते हैं वो है, और अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, सब इसी के तहत जो है कि आ जाते हैं। और विदेश जाने का अधिकार वो जब आप केस पढ़ेंगे भारत सरकार बनाम मेनका गांधी, तो उसमें आपको सीन क्लियर होगी, वहाँ पे ये चीज़ आया था अनुच्छेद 21 के प्रावधान के अंतर्गत। मतलब अनुच्छेद 21 ये परिभाषित करता है कि बस आपको बेसिक ज़रूरत आपके जीवन की मिल जाए, वही भर जीवन नहीं है, बल्कि आप जिसके योग्य हैं, जो आप कर सकते हैं, जब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तब तक नहीं माना जाएगा कि अनुच्छेद 21 आपके साथ जो है कि व्यवहारिक रूप में लागू हो रहा है। केवल सांस लेना ही ज़िंदगी नहीं है, ये नहीं कि आपको बंद कोठरी में बंद कर दिया जाए, खाने को दिया जाए, हवा मिले, पानी मिले
तो आप माना जाएगा कि आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बरकरार है, उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में नहीं कंसिडर किया जाएगा वैसी जीवन शैली को। चलिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें दो सूचियों का मिलान कराने को दिया है। पहले दोनों सूचियों को देख लीजिए। पहले सूची में उपाधियों का निषेध, इसके सामने है अनुच्छेद 29, और दूसरा है जो सूची 1 में वो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तीसरा है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। दूसरे सूची में जो है वो है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 26। तो देखिए साथियों, इसमें उपाधियों के जो निषेध की बात कही गई है कि भारत में किसी को कोई भी उपाधि, कुछ उपाधियों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि डॉक्टर, जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, सेना में कुछ उपाधियां मिलती हैं, इन सब उपाधियों को छोड़ करके और किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि से नहीं नवाजा जाएगा। और भारत सरकार जो देती है, जैसे पुरस्कार के तौर पर पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, वो अवार्ड हैं आपको, और वो उपाधियां आप उनको उपाधि के तौर पर अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये उपाधियों का अंत के निषेध का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है, देखिए धार्मिक मामलों का अधिकार जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, लेकिन धार्मिक मामलों में मैनेजमेंट का जो प्रबंधन का अधिकार है वो है अनुच्छेद 26 में। और अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण का जो प्रावधान है, अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षित रहे, उनकी भाषा बरकरार रहे, उससे संबंधित वो प्रावधान कर सकते हैं अपने लिए, इसका प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार 21 क में है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए इसकी व्याख्या, तो इस हिसाब से जब आप मैच कराएंगे तो उपाधियों का अंत ए का हो जाएगा 3। अब देख लीजिए ए का 3 कहाँ दिया है, ए का 3 ए और डी में है। फिर उसके बाद बी देख लीजिए, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, तो अनुच्छेद 26, बी का हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। इस तरह से ऑप्शन डी देखिए सही हो गया। ये देखिए उत्तर प्रदेश विशेष के बीईओ के एग्ज़ाम में जो वैकेंसी 2019 में आई थी और 2020 में उसका कोरोना के जस्ट बाद एग्ज़ाम हुआ था 16 अगस्त सन 2020 को, तो उसी में ये सवाल पूछा गया था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में है प्रावधान ये। तो साथियों प्रश्न इतने ही थे। अब इन प्रश्नों के इर्द गिर्द जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से आपको सवाल बन सकता है एग्ज़ाम में, मैं उन तथ्यों को आप सबके सामने पढ़ दे रहा हूँ। वो तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए जो है कि उन तथ्यों को भी हमको आपको कंठस्थ करना ज़रूरी है और उस पर जो है कि फोकस करना चाहिए। देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या क्या हैं। देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हमको आपको जानना चाहिए इस सवाल के इतर। इन सवालों में तो जितना बना है उतना याद ही करना है हमको आपको। अब इसके इतर देखिए। देखिए साथियों, एक सेकंड। देखिए भारतीय संविधान में भाग 3 में पहली बात तो फंडामेंटल राइट का प्रावधान कहाँ है, भाग 3 के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मूलतः 6 हैं। कौन कौन, अब इनका आगे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये भी जिक्र मिलेगा। तो पहला है समानता का अधिकार, ये आप जान जाइए अनुच्छेद 14 से 18 तक है इसका प्रावधान समानता के अधिकार का। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह 22 और 23 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यह 29 और 30 में इसका प्रावधान है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसका प्रावधान है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। अब देखिए आगे जो जानकारी लायक चीज़ है वो ये है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के राज्य के कृत्यों के रूप में, राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में जो है कि प्रदान किया गया है। तो इसका मतलब ये है साथियों कि जैसे
ये अधिकार नागरिकों को दिया गया है इसलिए कि अगर राज्य कोई आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो आप राज्य के अगेंस्ट अपने इन अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, किसको है ये? भारत संविधान के नागरिकों को, मौलिक अधिकारों को जो है कि अगर उनका उल्लंघन होता है, चाहे राज्य कर रहा हो, तो उसके अगेंस्ट आप जो है कि अपने अधिकारों के बचाव के लिए कोर्ट का या अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब देखिए आगे है कि मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय श्रेणी में है। नैसर्गिक मतलब कि ये कंपलसरी हैं, आपको मिले हैं, और ऐसा नहीं कि आप अपना मूल अधिकार त्याग सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। भारत संविधान में ये प्रावधान है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इन मौलिक अधिकारों की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी आपको वो मिले हैं और उनका उपभोग आपको करना है। चलिए अब आगे है साथियों, एक सेकंड। देखिए अनुच्छेद 352 में जो प्रावधान है, अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इमरजेंसी किन किन सिचुएशन में लागू होगी और उसका प्रारूप क्या होगा वो बताया गया है। तो बताया गया है कि कह रहा है कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा लागू हो जाती है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 359 और 358 के प्रावधानों 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता। मतलब कि अनुच्छेद 358 और 359 में ये बताया गया है कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा होगी तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाएंगे, वो भी कितने समय के लिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 358 और 59 में बताया गया है। अब देखिए आगे है कि संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये दो टर्म हैं अनुच्छेद 14 में। एक लिया गया है यूएसए के संविधान से और ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो ये दो विधियों के समान संरक्षण है, ये लिया गया है यूएसए से, और विधि के समक्ष समता जो शब्द है, ये वाक्य है, ये लिया गया है, ये प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो ये आपको जानना चाहिए, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है और विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से जा कर के कोई विस्तृत किताब में पढ़ के। बस मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया कि ये महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी। ये अलग अलग से पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 में दो प्रावधान है, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान कहाँ से भारतीय संविधान में लिया गया और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो विधि के समक्ष समता मतलब हर व्यक्ति विधि के लिए समान है, समान रूप से विधि सब पर लागू होगी, ये प्रावधान जो है कि ब्रिटेन से लिया गया। और विधियों का समान संरक्षण होगा सबके लिए, ये प्रावधान लिया गया यूएसए के संविधान से। एक ही अनुच्छेद में दो प्रावधान दो जगह से भारतीय संविधान ने लिया है, और इस रूप में अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में है जो विधायन सत्ता पर, मतलब कि विधान सत्ता भारत में कौन है, लोकसभा है केंद्र में और राज्यों में जो है कि विधानसभा है, तो उस पर नियंत्रण कौन लगाता है, अनुच्छेद 14 के तहत अनुच्छेद 14 लगाता है कि आप किस तरह के कानून बनाएंगे। अभी देखिए जब CAA लागू हुआ था तो इसी के तहत जो है कि विरोध हुआ था। ये माना जा रहा था कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, जो कि ये कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा। तो इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, CAA का एक्ट। फिर बाद में सरकार ने उसमें क्या अमेंडमेंट किया, क्या किया, फिर वो देखिए फुल्ली तरह से एक्ट बन गया। वो बिल था, बिल के बाद वो जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ तो वह एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया कुछ सुधारों के साथ। अब देखिए भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। समानता या समता मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में बताया गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
की बात कही गई है। लोक नियोजन मतलब जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, इसी के तहत आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 15 में भी आरक्षण के प्रावधान हैं। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत किया करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19(1) में प्रावधानित जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी मानी जाती है। देखिए यहाँ पे पूछ लेगा तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। आर्टिकल 21 में यह प्रावधान नहीं है। समाचार पत्रों में जो लेख लिखते हैं, जो संपादक होते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं और जो है कि उनको आज़ादी है, लेकिन बहुत सारे उसके पीछे रिस्ट्रिक्शन भी हैं कि किन किन पाबंदियों के तहत उनको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रयोग करना है। अब आगे है साथियों कि उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(क) में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। और संविधान के अनुच्छेद 19(1) में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) में क्या कहा गया है कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19(1) में जो 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई, तो वहाँ पे हर अलग अलग स्वतंत्रता के बारे में बताया है। तो पहली जैसे हो गया अनुच्छेद 19(1) में क्या था कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। और अनुच्छेद 19(ख) में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19(ग) में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19(1) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19(1) अंग या 5 कह सकते हैं के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब देखिए अनुच्छेद 19(6) में क्या कहा गया है कि कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। मतलब आपने अपने रोजी रोटी के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन वो मादक द्रव्यों का व्यवसाय आप नहीं कर सकते। कोई प्रश्न में ये सवाल बना भी था, तो अनुच्छेद 19(6) में इसके बारे में प्रावधान है। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1) का लोप कर दिया गया। अनुच्छेद 19(1) था उसका जो है कि समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा। अब देखते हैं अनुच्छेद 20 में। देखिए अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में है प्रावधान। और अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन का अधिकार से है। एवं अनुच्छेद 19(1) में जो है कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। और ये अनुच्छेद 86 ये संविधान संशोधन 86वें के द्वारा जोड़ा गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी समाहित है। ये जो है कि मेनका गांधी वाले केस में यही प्रावधान आया था। देखिए उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। इसी में निवारक निरोध का भी प्रावधान है, जिसमें ये बताया जाता है कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो कुछ ऐसी गतिविधि करने वाला है जो भारत में अशांति फैला सकती है या भारत की अखंडता को प्रभावित कर सकती है। तो बिना किसी आरोप के उसके ऊपर जो है कि निवारक निरोध लगा करके उसे 3 महीने तक जो है कि हाउस अरेस्ट या उसे सरकार अपने कब्जे में रख सकती है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध की बात करता है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खनन या किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं लगा सकता जहां पर उसके जान या उसके स्वास्थ्य का जोखिम हो, वैसे नियोजन में उसको नहीं लगाया जा सकता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने का अधिकार समाहित है।
ये जो है कि उनका कृपार धारण करना ये हिंसा का प्रतीक नहीं माना जाए, बल्कि उनके धर्म के प्रैक्टिस में ये चीज़ इंक्लूड किया गया है। और अनुच्छेद 26 में प्रावधान है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है, और अनुच्छेद 30 वो अपनी संस्कृति को प्रिजर्व रख सके, अपनी भाषा को प्रिजर्व रख सकें अल्पसंख्यक लोग, इसके लिए वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये सरकार इसके लिए उनको नहीं रोकेगी। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो अनुच्छेद जो संपत्ति का अधिकार था उसको किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सन में? 1978 में। उसको कहाँ ले जाकर के शिफ्ट किया गया? उसको अनुच्छेद 300 के तहत कौन सा अधिकार के दर्जा दिया गया? विधिक अधिकार में उसको जो है कि डाल दिया गया। मतलब अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है, और मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है और उच्च न्यायालयों को 226 के तहत प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि रिट कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से रिट कब इस्तेमाल की जाती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मतलब अनुच्छेद 358 में ये प्रावधान है कि जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, तो कौन कौन जो फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19 में दिया गया है वो ऑटोमेटिक स्वतः जो है कि समाप्त हो जाएगा। ये 358 में इसका प्रावधान है। ये सवाल बहुत बनता है अनुच्छेद 358 वाला, अभी पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी बना था। देखिए, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। मतलब कौन कौन से फंडामेंटल राइट? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फंडामेंटल राइट को जो है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत जो है कि निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो 44वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो प्राप्त मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, वो प्रवर्तन में रहेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। तो पूछा जाता है कि पहली बार भारत के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का प्रावधान कहाँ किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बनी थी उसमें मूल अधिकारों के समाहित करने की बात भारतीय संविधान में की गई थी। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। न्याय योग्य वाद योग्य का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर इनका उल्लंघन होगा तो इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और उस पर जो है कि बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को आपको प्रोवाइड कराने का कार्य करेगा। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वही संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था जिसको जो है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त करके उसको जो है कि अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में भी इसका प्रावधान है। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ये कोटेशन कईयों बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट के बारे में कौन व्यक्ति बोला है कि यह हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये बात बोली थी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने मूलाधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल कहा है। इसके बारे में चर्चा हमने कर ही दिया है पहले, तो इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित करते हों या उन्हें न्यून करते हों। देखिए, अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान किया गया। जैसे पहली बात तो अनुच्छेद 12 जान जाइए। अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसको किसको कहेंगे, कौन कौन सी संस्था है जो राज्य के अंतर्गत आएगी। फिर उसके बाद अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया कि मूल अधिकार क्या होंगे और मूल अधिकारों को जो है कि कोई संस्था कैसे समाप्त नहीं कर सकती है। और कोई भी विधि अगर पहले से भारतीय संविधान के बनने से पहले से प्रचलन में है तो वो जहाँ तक व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी वहाँ तक वह प्रचलन में रहेगी। जहाँ से वह व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी वहाँ से वह समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है। देखिए, अनुच्छेद 13 को ही आच्छादन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो हमने आपको बताया अभी यही है कि कोई विधि अगर पहले से प्रचलन में है तो जहाँ तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगी वहाँ तक वह भारतीय संविधान के लागू होने के बाद प्रचलन में रहेगी। जहाँ से वह उसका उल्लंघन करेगी वहीं से वह जो है कि समाप्त मानी जाएगी। तो इसी को आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को क्रमशः अनुच्छेद 32 तथा 226 के तहत अनुच्छेद 13 के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। एक तरह से जुडिशियल रिव्यू का जो सोर्स मिलता है वो आर्टिकल 13 देता है। आर्टिकल 13 ही ये बात कहता है कि अगर कोई विधि जो है कि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में ले सकता है या कोई व्यक्ति उसके खिलाफ जा सकता है और वह विधि जो है कि जहाँ तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी वहाँ तक वह एबॉलिश हो जाएगी और जहाँ तक मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी वहाँ तक वह जो है कि एक्शन में रहेगी। देखिए, अब आगे है कि अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 15(6) में पहले केवल अनुच्छेद 15(5) तक था, लेकिन जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण 10% का प्रावधान आया तब ये अनुच्छेद 15(6) को जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हों उनको शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। और इसके साथ साथ जो है कि सरकारी नौकरियों में भी उनको 10% आरक्षण मिला है EWS कोटे से। अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद कि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 4 में है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किस में है, किस अनुच्छेद में, तो वो 15(6) है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान का प्रयास करेगा। इसी के तहत जो है कि आंगनबाड़ी वगैरह का प्रावधान किया गया है कि महिलाओं और बच्चों के उत्थान के बारे में प्रावधान किया गया। तो यहीं से महिला रिजर्वेशन, महिला आरक्षण का भी सोर्स यहीं से मिलता है, अनुच्छेद 15(3) से ही। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के मध्य भेदभाव के प्रतिबंध का भी अभाव किया गया है। मतलब कोई पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पर किसी भी नागरिक के साथ कोई दूसरा नागरिक किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसमें बहुत आप देखेंगे कि उन्होंने प्रावधान दिया है संविधान में कि सार्वजनिक तालाब, दुकान या सार्वजनिक कुओं, स्नान घर पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 15(6) को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। यही देखिए अनुच्छेद 15(6) जिसमें जो है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण, तो वो संविधान संशोधन 103 में, मतलब EWS रिजर्वेशन जो है वो संविधान संशोधन 103 में दिया गया है।
के तहत दिया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान अनुच्छेद 16 करता है। केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सबको प्राप्त हैं। कोई विदेशी भी अगर भारत में आएगा तो उसको भी वो फंडामेंटल राइट जो है कि उसके साथ रहेगा। तो केवल भारतीयों के लिए है 15, 16, 19, 29, 30, ऐसा आप याद रख लीजिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 नंबर का जो फंडामेंटल राइट है ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, और बाकी जो भी हैं चाहे वह 12, 13, 14 या फिर 17, 18 या 20, 21, ये सब जो है कि सबको प्राप्त हैं। कोई विदेशी नागरिक भी अगर भारत में आएगा तो उसे भी वो राइट फंडामेंटल राइट के रूप में उसे मिलेगा। अब देखिए अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर EWS के सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण। 16(6) में देखिए 15(6) में शैक्षणिक संस्थानों में और 16(6) में सरकारी सेवाओं में, ये अंतर याद रखिएगा, अदरवाइज उसमें जो है कि घाच पाच हो जाएगा। अब देखिए आगे है कि 19(1) ख भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये जो बिना हथियारों को मतलब कि निशस्त्र रूप से अगर आप हैं तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन इसके तहत जो है कि धरना देने का अधिकार नहीं मिला, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 19(1) ग भारत के समस्त नागरिकों को संगम, संघ या सहकारी संस्थाओं समिति बनाने के स्वतंत्रता जो है कि प्रदान की गई। इसी के तहत जो है कि लोग संगठन बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं और अपनी बातों को जो है कि सरकार तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप का अधिकार देखेंगे तो इसी के तहत मिलता है। अनुच्छेद 19(1) घ भारतीय नागरिकों को भारत में अबाध रूप से संचरण विचरण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1) घ मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वो भारत में कहीं भी जा सकता है और वो जो है कि घूम घाम सकता है, और भारत के सभी नागरिकों को कहीं भी निवास करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19(1) अंगा में है। और जब निवास करेगा तो उसको रोजी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है 19(1) वाले में। अगर अनुच्छेद 19 के प्रावधान आपको याद ना होते हों तो ऐसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 19(1) ख में क्या है कि नागरिकों को शांतिपूर्वक हथियार, सबसे पहले तो उनको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) क में जब वो बोलना सीखेगा उसको बोलने का अधिकार है और अपनी बातों को रखने का अधिकार है, तो वह सम्मेलन भी कर सकता है, लेकिन सम्मेलन किस तरह से करेगा, शांतिपूर्वक करेगा और बिना हथियारों के करेगा। जब ये भी कर सकता है वो, तो कोई ज़रूरी है कि वह केवल सम्मेलन करे, तो वह संघ भी उसे बनाने का अधिकार है। जैसे कि बहुत तरह के विद्यार्थियों के संघ बनते हैं, कर्मचारियों के संघ बनते हैं और मजदूरों के संघ बनते हैं, तो ये भी उसको बनाने का अधिकार है। जब वो संघ बना लेगा तो वो ये मांग करेगा कि हम अपने संघ की बात के रखने के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी, दूसरे ज़िलों में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी, तो उसको जो है कि अबाध रूप से आचरण का अधिकार मिलेगा। जब आचरण का अधिकार मिलेगा तो वो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ निवास नहीं करेगा, तो उसको वहाँ निवास करने का अधिकार अनुच्छेद 19(5) के तहत मिलेगा। अगर वह निवास करेगा, मान लीजिए कि वो उससे वहीं पर रोजी रोटी व्यवस्था करने का मन कर रहा है, तो वहीं पर वो अपने लिए व्यापार और उपजीविका और कारोबार के साधन भी ढूंढने की उसको आज़ादी होगी। एक सेकेंड, हाँ देखिए, अब भारतीय संविधान में प्रेस की आज़ादी किसके तहत मिलेगी, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19(1) का के तहत जो है कि उसको प्रेस की आज़ादी, मतलब कि ये जो पेपर छापने की आज़ादी है, पेपर छापने, पत्रिका निकालने की, इन सब की आज़ादी अनुच्छेद 19(1) का में दी गई है। और दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 20(2) में। इसमें ये बात है कि एक व्यक्ति को एक अपराधी के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, ये प्रावधान है अनुच्छेद 20(2) में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। और 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था। तो ये तारीख भी याद रखिएगा क्योंकि पुराना प्रावधान है नहीं, ये नया प्रावधान है। तो निजता, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार कब मिला है, अनुच्छेद जो है कि 24 अगस्त 2017 को संविधान की 9 सदस्यीय पीठ, सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो है कि ये मौलिक अधिकार दिया है। शिक्षा पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा।
अब देखिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण या निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ये प्रावधान मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 22 में है और निवारक निरोध के नाम से जिसको जाना जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग उनके माना गया है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को संघ सम्मेलन बनाने का अधिकार है, लेकिन निरायुध सम्मेलन वो हो बिना हथियारों का, लेकिन इनके लिए यह छूट है, सिखों के लिए उनको कृपाण धारण कर सकते हैं क्योंकि उनके जो है कि वो रिलीजन प्रैक्टिस में आता है। और अनुच्छेद 29(1) भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29(1) भारतीय संविधान भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्राप्त करता है। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी की जो बात होती है वो 2 आधार पर, एक रिलीजन के बेस पर और एक जो लैंग्वेज के बेस पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अल्पसंख्यक वर्ग किन 2 रूप में परिभाषित किए जाते हैं, तो एक लैंग्वेज के आधार पर, एक जो है कि रिलीजन के आधार पर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1973 में आई थी, तो इसके बारे में आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा अलग से। यहाँ पे बहुत कम दिया है कि केशवानंद भारती केस था क्या, उसमें क्या प्रावधान आया, क्यों केस क्या थी, बाद में उसका फैसला क्या आता है, उसमें भारतीय संविधान के बारे में क्या प्रावधान आता है। तो उसका जो ये प्रावधान है कि मूल संरचना का सिद्धांत आया, उसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान में आप चाहे जो परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी प्रावधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बाद में उसने बताया कि हम समय समय पर बताएंगे कि भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इससे संबंधित सवाल हम लोग कर ही लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कुल 5 प्रकार के रिटों को जारी करने का प्रावधान किया गया है। सशरीर पेश करो का संबंध बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसको ये अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय को छोड़ करके उसको सशरीर जो है कि कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा या कमिश्नर के सामने पेश किया जाएगा, जो भी अथॉरिटी होगी उसके सामने। और जो दूसरी रीट है वो है परमादेश। परमादेश में ये कहा गया कि हम आदेश देते हैं। और सेवा का अधिकार लागू करने का भारत का प्रथम राज्य, सेवा का अधिकार लागू करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमको फंडामेंटल राइट के चैप्टर में एलटी ग्रेड और जीआईसी के एग्ज़ाम के उद्देश्य से जानना जरूरी था। बाकी तो फंडामेंटल राइट में बहुत कुछ है, जिस तरह का एग्ज़ाम उस तरह की जानकारी ज़रूरत होती है। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।